नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे। मैं आप लोगों को परसेंटेज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था, और आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो। जितनी भी बातें हैं उनको रटो नहीं, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आप सीखो, वो आपके आगे भी काम आने वाले हैं। चीजों को रटो बिल्कुल भी नहीं। बस ट्यूशन से देखो, अर्थमेटिक में कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं बनता। आपको उसका लैंग्वेज अगर समझ आ गया ना तो आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएंगे। बस आप लैंग्वेज को अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो भी चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों के सामने इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो आप इनमें कोई फॉर्मूला या कुछ ऐसा लगाने की कोशिश ना करो। आप बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाई 30 मार्क्स। मतलब एक स्टूडेंट है, उसने एक एग्जाम में 20% अंक प्राप्त किए और वो 30 अंकों से फेल हो गया। और एक अनोदर कैंडिडेट है, उसने 32% प्राप्त किए और वो जो पासिंग मार्क्स है ना उससे 42 ज्यादा थे। ठीक है, तो बताओ कि इसका जो पासिंग मार्क है उसका परसेंट कितना, मतलब पासिंग मार्क कितने परसेंट है। हो सकता है वो 25% हो सकता है वो 30% हो। वो पूछने की कोशिश कर रहा। तो आप थोड़ा सा एक बात समझने की कोशिश करो। मान लीजिए ये एक लाइन है आप लोगों के पास में, ठीक है। ये एक आप लोगों के पास में पूरी लाइन है जो 100% की लाइन है। तो एक कैंडिडेट आया और उसने कितने नंबर प्राप्त किए भाई, इसने 20% प्राप्त कर लिए। ये एक स्टूडेंट आया और 20% इसके आ गए। अब एक दूसरा कैंडिडेट आया, उसके कितने आए भाई, उसके आ गए 42%, सॉरी 32%, 32%। इसके आ गए 32%। अब ध्यान से देखो, अब क्या बोलने लग रहा है कि जो यहाँ पर है ना, थोड़ा सा पॉइंट को समझने की कोशिश, बहुत आसान है। इस पे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। अब ये लॉलीपॉप क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बोल रहा है कि ये जो जिस कैंडिडेट के 20% आए हैं ना, वो क्या कह रहा है कि वो 30 अंकों से फेल हो चुका है। यानी उसके 30 मार्क्स, पासिंग मार्क्स से 30 मार्क कम आए हैं। तो आप मुझे एक बात बताना, मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है, पासिंग मार्क्स यहाँ पर है। तो मुझे बताना इसके कितने नंबर और आते तो ये पास हो जाता। तो आप बोलेंगे कि इसके 30 नंबर, 30% नहीं, सिर्फ 30 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता। अब दूसरा देखना, दूसरे ने 32% प्राप्त किए और वो 42 मार्क्स से ज्यादा लेकर आए पासिंग मार्क्स से। तो मुझे एक बात बताना, ये पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है। तो आप क्या बोलेंगे, 42 मार्क्स ज्यादा है। कोई दिक्कत किसी को तो बता सकते हो। अब अगला पॉइंट देखना जरा। आप मुझे बताना, पहले कैंडिडेट, और इसने पूछा क्या, मुझे बताओ पासिंग मार्क का कितना परसेंट है। टोटल मार्क्स भी पूछ सकता है कितने। ये देखो, ये पहला कैंडिडेट कितने लेकर आया, तो आप बोलेंगे 20%। सेकंड कितने लेकर आया भाई, 32%। मुझे बताओ ये यहां से यहां का, इन दोनों का गेप कितने परसेंट का है। तो आप देखेंगे 32 और 20 का परसेंट का गेप हो गया 12%। आप मुझे बताना, ये जो इसके 12% ज्यादा मार्क्स आए हैं ना, वो किसके बराबर है भाई, इन दोनों के बीच का जो गेप सामने आपके लिखा हुआ है। और वो गेप कितना लिखा हुआ बताना, 32। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ बोलो, 32 और 42 के, सॉरी 30 और 42 कितना होता है, 72। तो आप मुझे बताना 1% की वैल्यू कितनी आ गई। तो बोलो जरा कितनी आ गई, 6। यानी अगर आप लोगों के पास में 6 नंबर आ जाते हैं, 1% के इक्वल 6 आया, तो मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताना टोटल मार्क्स कितने हैं। तो बताना कितने हो गए, 1% इक्वल टू 6। तो आपने टोटल 100% माने थे, तो कितने हो जाएंगे भाई, 600 मार्क्स इसका आंसर हो जाएगा। पूछे कि आप मुझे बताओ पासिंग मार्क्स कितने। तो आप ध्यान से देखो पासिंग मार्क्स कितने हैं भाई। तो आपने ये देखा कि पासिंग मार्क्स है 20% और 32। यानी 20% निकालिए इससे 600, 1% की वैल्यू 6 है, और अगर पासिंग मार्क्स पूछे तो वो कितने हैं, उसमें 30 और ऐड कर दो। यानी मेरे से अगर पासिंग मार्क्स ये पूछता ना, परसेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, मार्क्स पूछता, तो वो आ जाते 20% प्लस 30। ये 20% प्लस कितने हो जाते हैं भाई, ये 30 हो जाते। तो आपने देखा कि 1% इक्वल टू 6, तो 20% कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया 120% नहीं, सॉरी 120, और प्लस कितने आ गए 30। तो टोटल कितना हो गया 150। अब आपके पास टोटल 600 और 150, तो आप पासिंग परसेंट भी निकाल सकते हो। अदरवाइज देखना क्या करना, अगर आपसे पासिंग परसेंट चाहिए कि कितने आ रहे हैं, तो मुझे बताओ पासिंग परसेंट है कितने। वैसे पासिंग मार्क 20% प्लस 30 तो है, ये आप लोगों के पास में पासिंग मार्क्स है। अब क्या बोल रहा है कि इससे 30 है ना, अभी आपने देखो जैसे नंबर पूछे तो आपने परसेंट को इसमें चेंज कर लिया नंबर में। लेकिन अगर आपसे परसेंट पूछे तो 30 को परसेंट में चेंज करो। मुझे एक बात तो 1% इक्वल टू 6 है। तो मुझे बताना कि यहां से 30 के इक्वल टू कितना आएगा। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से और 5 से, यानी किसके बराबर आ गया अभी, ये वाला लिख सकते हैं आप 5% के बराबर। तो पासिंग परसेंट कितना आ गया, 20 प्लस 5%, यानी कितना आ गया 25%। आपका क्या हो गया भाई, आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो।
ठीक है, बातें बहुत आसान है, बस आप चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे तो आप सारी इसमें बातें बता सकते हो। बस ये क्वेश्चन इतना ही था, ये तो मैंने इसके अलग अलग पार्ट बताया, इस तरीके से भी पूछ लेता तो आप लोग क्या करते। चलिए, आसान सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि इन ए टेस्ट ए स्टूडेंट गोट 30% मार्क्स एंड फेल बाई 25 मार्क्स। अब इसको थोड़ा सा समझना, क्वेश्चन जो बात बोलता है ना, आप उस क्वेश्चन की बातों को ध्यान से समझने की कोशिश किया करें। पहले सबसे पहले एक पासिंग मार्क्स की लाइन बना लेते हैं। ये वाली मान लीजिए पासिंग मार्क्स इसके पास थे। बोल रहा है कि एक स्टूडेंट ने 30% मार्क्स प्राप्त किए, मतलब एक स्टूडेंट आया और उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए भाई, 30%। जो और 25 से फेल हो गया। यानी अगर मैं कहता कि इसके 25 ध्यान रखना, 25 मार्क्स और आ जाते तो ये क्या हो जाता भाई, पास हो जाता। ये बोलने लग रहा है। इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स। एक अनदर स्टूडेंट आया और उसने कितने प्राप्त कर लिए भाई, 40%। ठीक है, इसने 40% प्राप्त कर लिए। तो 40% प्राप्त किए। द मार्क्स द सेकंड सिक्योर बाय 25% मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क। यानी जो ये अब की बार जो लेके आया ना सेकंड वाला स्टूडेंट, ये सेकंड स्टूडेंट जो लेके आया ना 40%, ये जो पासिंग मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स उससे 25% ज्यादा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो सेकंड वाला स्टूडेंट है ना, वो कितने लेकर आया भाई, 40%। और वो 40% जो है ना, वो इसके जो मार्क्स है ना 40%, वो वाले 40% मार्क्स से पासिंग मार्क्स से 25% ज्यादा है। 25 ज्यादा नहीं है। अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जैसे था ना कि 42 मार्क्स ज्यादा है, ये 42 मार्क्स नहीं है, यहाँ पे 25% है। मतलब 25% इससे ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो आप मुझे एक बात बता दो, तो आपसे पूछा है कि आप मुझे बताओ पासिंग मार्क्स कितने, वो बातें हम आराम से देख लेंगे। पहले आप इतना बताओ कि मुझे पासिंग मार्क्स इसके हैं कितने, पासिंग मार्क्स हैं कितने। तो आप बोलेंगे पासिंग मार्क्स हैं 30% प्लस 25, ये इसके पासिंग मार्क हो गए। यानी जो दूसरे वाला कैंडिडेट है ना, उसे 40% प्राप्त हुए हैं भाई। जो दूसरा कैंडिडेट है उसे कितने प्राप्त हुए हैं, तो आप बोलेंगे कि उसे 40%। और ये जो 40% है ना, ये इसके पासिंग मार्क्स है ना, उससे 25% ज्यादा है। तो मैंने आपको बोला था कि इसके पासिंग मार्क है 30% प्लस 25। इससे अगर मैं कहूं कि 25% ज्यादा, तो 25% का सबसे पहले तो मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना होता है भाई, बताना 1/4। यानी इसके 1/4 ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा, नीचे तो 4 और एक उससे ज्यादा यानी ऊपर कितना आ जाएगा 5। 5 से कैंसिल हो गया कितने टाइम्स भाई, 8 टाइम्स। तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 32। तो यहां से आपके पास में आ गया 2% इक्वल टू 25। ध्यान से समझो, देखिए 2% इक्वल टू कितना आ गया 25। आपसे क्या पूछा था, देन फाइंड द मैक्सिमम पास मार्क्स, मतलब मैक्सिमम इसके पासिंग मार्क है या मिनिमम पासिंग मार्क है, वो जो भी मैक्सिमम पासिंग मार्क ऑफ द टेस्ट, मैक्सिमम में यहाँ पे मिनिमम था। ठीक है, मैक्सिमम पासिंग मार्क तो कितना भी पूरे में से पूरा भी हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम था। ठीक है, ये मिनिमम था, आप इसको ऐसे लिख लेना, मिनिमम, मिनिमम पासिंग मार्क। तो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है ना, वो इस टेस्ट के कितने हैं ये आपसे पूछ रहा है। मुझे बताओ पासिंग मार्क्स कितने हैं भाई, तो आप बोलेंगे 30% प्लस 25। अगर मान लीजिए से पूछता कि परसेंट कितने, कितने परसेंट है, तो सीधा सीधा लिखा था कि 30% प्लस 25, और 25 की जगह पे आपके पास में क्या आ गया भाई, 2%। यानी कितने हो जाते हैं भाई, सीधा सीधा आप बता देते कि 32% इसके पासिंग मार्क्स हैं। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो आप क्या बोलेंगे, 30% प्लस 25, यानी 25 तो है ही है और 30%। अब 2% इक्वल टू 25 है, तो आप मुझे बताना कि 30% कितना होगा। 15 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 15 से आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये आ गया आपके पासिंग मार्क्स। देखो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान से समझो मैंने किया क्या। यहां पर मैंने कैसे लिखा, 30% था तो मैंने इसको 15 इंटू 2% लिख लिया, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब 2% की जगह पे हमें पता है मैं कितना लिख सकता हूं, 25। तो यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया, और बाद में अगर आगे सोल्व करना है तो दोनों से 25 कॉमन ले लिया, तो कितना होगा इंटू 16। और 16 से जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी इसके पासिंग मार्क्स जो है वो कितने बन गए भाई, 400 पासिंग मार्क्स हो गए। टोटल पूछता तो टोटल बता देते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसको घुमाया इसने, और ये पता नहीं किस एग्जाम में पूछा हुआ है किसी में, तो इसने बस थोड़ा सा घुमा दिया कि इससे 20% मोर देना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसको तो मान लीजिए आप आराम से कर लेते गैप से, यहाँ पे देखकर ये जैसे 42 ज्यादा था, ठीक है, तो इसको तो आप आराम से कर पा रहे थे। लेकिन इस बार इसने 42 ना देकर थोड़ा सा परसेंट में चेंज कर दिया कि थोड़ा परसेंट ज्यादा है। अब ध्यान से समझना, ये तो थे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। अब भाई मैं बताता हूं, देखो कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
मान लीजिए वही क्वेश्चन है, वो अभी मैंने ऊपर वाला लिखा, उसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख देता, इन ए टेस्ट स्टूडेंट गोट 20%। करना कुछ नहीं है आप लोगों को, वही आप एक लाइन बनाइए भाई, ये एक नंबर लाइन बना लीजिए, ये 100% की लाइन है। एक स्टूडेंट ने 20% मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है, कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं भाई? 20%। चलिए, विच इज 20% लेस देन द पासिंग मार्क, ये जो पासिंग मार्क है ना उससे 20% कम है। अभी पहले वाले में एक में ज्यादा थे तो 20% 25% कम है। इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स, एक दूसरा विद्यार्थी है उसने 40% मार्क्स इसमें लेके आया, विच इज 20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, देन फाइंड द पासिंग मार्क्स। तो आप पासिंग मार्क्स बताओ भाई, वही क्वेश्चन है बस इसमें थोड़ा सा कम दे दिया। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और भाई कुछ एक स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखते, तो भाई इसका मैं आपको बता दूं कि आपको जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं आप लोगों को, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना उसमें मैं हिंदी और इंग्लिश छोटे छोटे क्वेश्चन है इसकी मैं हिंदी साथ में बता देता हूँ, ठीक है। तो आप खुद से लिख लीजिए कि जब बाकी बहुत आसान है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं इंग्लिश इतना तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आता ही होगा। तो ये चीजें है ना मैं हिंदी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उसमें जब मैं कोई सीट वगैरह आपको सोल्व कराऊंगा तब मैं बताऊंगा, अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको आप अच्छे से समझो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, आप आराम से इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। 3 स्टूडेंट टेक एन एग्जाम, 3 विद्यार्थी एक एग्जाम देते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट गोट 20% मार्क्स विच इज एक्स मार्क्स लेस देन पासिंग मार्क्स, मतलब ये जहां पे अभी था ना कि 20 मार्क्स, तो उससे ये कम है। सेकंड स्टूडेंट गोट 60%, सेकंड वाला है वो 60% प्राप्त करता है, विच इज वाई मोर देन पासिंग मार्क्स, उसके वाई है वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। एंड थर्ड स्टूडेंट गोट 175 मार्क्स विच इज 25% मोर देन पासिंग मार्क्स, जो 25% से जो पासिंग मार्क्स से 25% ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ कि फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम, तो आप मुझे इस एग्जाम के जो है टोटल मार्क्स बताना कि कितने होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन वही है, कोई खास कहानी नहीं है, बस लैंग्वेज लिख के क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। देखो होता क्या है ना कि अरिथमेटिक में यही होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा लेंथी लिख देते हैं और हमें लगता है कि क्वेश्चन मुश्किल हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसान है। 3 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट 20% मार्क्स, ये 20% लेकर आता, पहला विद्यार्थी है वो कितना लेकर आता है अभी 20%, ये इसने लिख रखा है, और वो है ना वो पासिंग मार्क्स से x कम है। तो अगर मैं इसमें x और ऐड कर देता हूँ, x परसेंट नहीं सिर्फ x, तो ये पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा, ये आ गए इसके पासिंग मार्क्स, ठीक है। और एक सेकंड जो कैंडिडेट है उसके कितने आ रहे हैं अभी बताना, उसके 60% आ जा रहे हैं, इसके 60% है, और ये जो है ना 60% ये y मोर देना, मतलब पासिंग मार्क्स से y ज्यादा है, पासिंग मार्क्स से y ज्यादा। चलिए, पासिंग मार्क्स से y ज्यादा हो गया। और थर्ड स्टूडेंट है उसके 175 मार्क्स आते हैं, जो कि पासिंग मार्क्स है ना उससे 25% ज्यादा। अब ध्यान से समझो, आपके पास पासिंग मार्क्स आ चुके हैं, पासिंग मार्क आप लोगों ने निकाल लिए, देखो कैसे। ये जो थर्ड स्टूडेंट है ना, इसके मान लीजिए पासिंग मार्क्स इसके P हैं, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए पासिंग मार्क PM, उससे 25% ज्यादा, पासिंग मार्क्स से 25% ज्यादा को कैसे लिखेंगे? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 से 5, और ये दे रखे हैं जिस स्टूडेंट थर्ड के प्राप्त हुए हैं वो कितने हैं 175। ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो तीसरा कैंडिडेट है ना उसने 175 मार्क्स उसने उसके आए हैं, और वो पासिंग मार्क है ना उससे 25% ज्यादा है, यानी पासिंग मार्क उससे 25% ज्यादा हो, कैसे लिखते हैं 4 से 5, और वो कितना आ गया 175। तो आप इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जरा बताना। तो आप जैसे इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 35, और यहाँ से जो पासिंग मार्क्स आप लोगों के साथ में निकल कर आ गए वो कितने आ गए भी, वो आ गए 0, और ये कितना आ गया 140, यानी आप लोगों के पास में जो पासिंग मार्क्स आ गए वो कितने आ गए 140। ये बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि पासिंग मार्क हो गए 140, कोई दिक्कत है? अब इसने क्या पूछा है कि देन फाइंड द टोटल मार्क्स, आप मुझे बताओ कि टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, पासिंग मार्क देन फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम। टोटल मार्क या फिर जो भी आपसे पूछता है वो आप बता सकते हैं कि सेकंड कैंडिडेट के कितने आए हैं, फर्स्ट के कितने आए हैं, जो आपसे पूछे वो आप बता सकते हो। चलिए, अब समझने की कोशिश करना यहां से इस क्वेश्चन को। आगे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे रखी है इस क्वेश्चन में, वो देखो, देखिए क्या, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो ना तो देखो लास्ट में एक लाइन लिखी रखी है कि x is 60% ऑफ y। ध्यान से समझोगे, x is 60% ऑफ y, यानी कि मैं अगर यहां से आप लोगों को बोलूं कि x is 60% ऑफ y,
तो अक्स है ना वो y का 60% है। 60% यानी कितना होता है 3/5, यही तो होता है। या फिर 60/100 लिख लो। तो मुझे बताना अक्स और y का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 3/5। यानी कि अगर मैं x की जगह पे 3k लिखूं और y की जगह पे 5k लिखूं तो मेरे ख्याल से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि इनका रेशियो है वो 3 और 5 का आ रहा है। क्वेश्चन ने लिख रखा है और आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है, अगर आपको थोड़ा सा समझ आया हो तो। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ भाई, अगर छोटा सा पॉइंट आप लोग देखो कि इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, इन दोनों के बीच का जो गैप, ये 20% और 60% के बीच का गैप, तो मुझे बताओ अक्स तो 3k है और y 5k, यानी टोटल कितना हो गया भाई 8k। और वो कितना दे रखा है भाई आपको, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 60%, यानी कितना गैप दे दिया, तो आप बोलेंगे 40% दे दिया। यानी k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो आप बोलेंगे k की वैल्यू आ गई 5%। k की वैल्यू आ गई कितनी 5%, ध्यान रखना 5%। तो आप जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे ना कि k की वैल्यू 5%, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे भाई, यहाँ पे लिख देंगे 5 × 3, यानी ये कितना आ गया 15%। यानी कि पासिंग मार्क्स जो है ना वो कितने हैं भाई 20%, और उसमें 15% और ऐड कर दिया, यानी 35% पासिंग मार्क है आप लोगों के। ये क्वेश्चन ने कहा है। या फिर आप चाहो तो ये 5 के लिख के 60 में से घटा देना, बात तो वही है, 25 आएगा 60 में से 25 घटाएंगे तो भी कितना आना है 35 ही आना है। यानी आपके जो पासिंग मार्क है ना वो कितने, पासिंग परसेंट कितना है, यहाँ पे आप लोगों ने परसेंट निकाला है कि पास परसेंट कितना है। तो मुझे बताओ जरा 5% कितना आ गया, तो 20% और 15% और आ गया तो कितना आया 35%। और ये जो 35% आपके पास में आया है ना, ये आपके पास आया पासिंग परसेंट, और उसके इक्वल जो है ना पासिंग मार्क वो कितने दे रखे हैं 140, तो इसकी इक्वल टू दे रखा है 140। तो आप मुझे बताना यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ गया 4। तो आपसे टोटल मार्क्स पूछा था, तो 100% टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने हो जाएंगे अभी 400, आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और बस आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं होते, बस उसमें जो बातें बताई गई हैं उनको आप अच्छे से पढ़ो तो सही। आपके सामने चाहे कैसा भी क्वेश्चन आता है, आप उसको अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग समझ जाते हो तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता ना, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आप ये ट्रिक्स वगैरह रटने से अच्छा है कि आप चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप चीजों को समझने लगोगे ना, तो आपको कोई बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा। ये है ना जो कि 1 सेकंड में आंसर, 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर, 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर, इस तरीके की बातों में आप नहीं आओगे। ठीक है, आप चीजों को समझोगे ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यार क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। ठीक है, तो आप चीजों को आराम से समझने की कोशिश करो। 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। ठीक है, वो ये हो सकता है कि भाई आपने क्वेश्चन के आंसर रट लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने और आपके पास 4 ऑप्शन है, आप अगर उतने क्वेश्चन के ऑप्शन रट सकते हो ना, और वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तब भाई आप हो सकता है 5 सेकंड में कर दो, क्योंकि वो याद है तो उसमें तो कर ही देंगे। वो एक अलग बात है, लेकिन आप क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो वो इतना आसानी से सोल्व नहीं होता। आप चीजों को समझते जाना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा इसमें ये जीपी अप्लाई किया, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या लिखा है कि 2 स्टूडेंट टेक एन एग्जाम, 2 विद्यार्थी वो एग्जाम देते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट गोट 25% मार्क्स, पहले विद्यार्थी के 25% मार्क्स आते हैं, विच इज 20 मार्क्स लेस देन पासिंग मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स है 20 मार्क्स लेस है, कम है। सेकेंड स्टूडेंट गोट 49%, सेकेंड 49 प्राप्त करता है। इफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से if marks of first student passing marks and marks of second student are in GP, यानी कि पहले विद्यार्थी के अंक जो उसने प्राप्त किए हैं, और पासिंग मार्क यानी जहां पे पास होते हैं, और जो दूसरा विद्यार्थी है ना वो, ये तीनों जीपी में है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जीपी क्या होता है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। और भाई मैंने आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने प्रोग्रेशन बताया, और इतना अच्छे से मैंने प्रोग्रेशन पढ़ाया ना, उसमें मैंने एपी पढ़ाया है, जीपी पढ़ाया है, अदर प्रोग्रेशन में मैंने एजीपी और बहुत सारी मैंने प्रोग्रेशन बताई हैं। अगर आप वहां से प्रोग्रेशन अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी कि प्रोग्रेशन होती क्या। अगर आपने वहां से प्रोग्रेशन पूरा पढ़ लिया ना, तो आपको उस प्रोग्रेशन चैप्टर में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, वहां पे आप लोगों को क्वेश्चंस अगर डाउट है तो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आप भेज सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं पीडीएफ वगैरह भेजता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखना, ये जीपी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो।
इसने बोला कि एक नंबर लाइन है, सबसे पहले तो नंबर लाइन तो आप ले ही लो। पहला स्टूडेंट है, उसने कितने प्राप्त किए जरा बताना। इसने 25%, 25 है ना, हाँ 25%। और ये है ना, ये पासिंग मार्क्स है, यानी अगर मैं पासिंग मार्क की बात करूं तो ये 20 कम है, यानी अगर 20 और ऐड कर दूं तो पास हो जाएगा। और दूसरा जो है उसने कितने प्राप्त किए अभी 49%, ये 49% है। तो अब आपसे क्या बोला है कि आप मुझे ये बताओ कि ये तीनों जीपी में है, यानी पहले विद्यार्थी ने 25%। अब मान लीजिए कि देखो इसमें ये जीपी में है ना, तो परसेंट भी जीपी में होंगे, मैं बताता हूं कैसे। देखो ये पहला स्टूडेंट है, उसने 25% प्राप्त किया। मान लीजिए टोटल मार्क्स जो थे ना, टोटल मार्क्स, ठीक है, वो मैं एक्स मान लेता हूं, और इसका जो है पासिंग मार्क्स ये मैं पी परसेंट मान लेता हूँ। ठीक, पासिंग मार्क्स में क्या मान लेता हूँ, पी परसेंट अपनी तरफ से मान लेता हूँ। तो मान लीजिए टोटल एक्स थे तो उसका 25%, ठीक है, और टोटल एक्स थे तो उसका पी परसेंट, और टोटल एक्स थे तो उसका 49%, यानी ये इसके पासिंग मार्क्स हो गए। ठीक है, अब ये है ना, ये जीपी में, तो आप देखोगे तो इनका रेशियो जो है ना वो एक्स तो कैंसिल हो जा रहा है, यानी ये परसेंट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि किसमें, जीपी में है। तो अब आपको ये पता है कि ये तीनों जो है ना वो जीपी में आ रखे हैं आप लोगों के सामने। कौन कौन से भाई, ये 49, 25 और बीच में ये पी पासिंग मार्क्स, ये तीनों जीपी में है। तो मैं आपसे बात करूं कि एक तो पहला कैंडिडेट उसने 25 प्राप्त किया, और पासिंग मार्क्स आपने कितने माने, पी परसेंट मैंने मान लिए। और ये सेकंड कैंडिडेट ने कितने प्राप्त किया, 49%, ये जीपी में है। तो जीपी में होने का मतलब क्या है कि इनका जो कॉमन रेशियो होगा वो कितना होगा भाई, इक्वल, सार्वय अनुपात जिसको बोलते हैं, जिसको आर बोलते हैं, वो इक्वल होगा। तो कॉमन रेशियो इसमें, यहाँ इन दोनों का कॉमन रेशियो देखोगे आर है, इसका भी आर है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो वही आप लोगों को करना है। तो बराबर करने के लिए मैंने इस आगे वाले में इससे पीछे से भाग दिया, तो कितना बना, 25 इक्वल टू 49 अपॉन पी, यानी ये बराबर होना चाहिए। तो यहां से आपके सामने आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 49, यानी मेरे पास जो पी की वैल्यू निकल कर आ गई ना वो कितने आ गई, 5 इंटू 7 यानी 39%, और परसेंट में मैंने माना था तो पी की वैल्यू 35% आ गई। अब आप आराम से कर सकते हैं कि पी की वैल्यू 35%। आप अब ध्यान से देखो, पासिंग मार्क 35%, आपसे पूछा था कि मुझे टोटल मार्क्स आप लोग बताना कितने होंगे। पहले कैंडिडेट ने कितने प्राप्त किए, 25%, और पासिंग मार्क कितने हैं, 35%। पहले कैंडिडेट के कितने कम है, 20 मार्क्स कम है। तो आप देखो इन दोनों का गेप जो है ना वो कितना है, 25 और 35 का गेप है यहाँ पर 10%, ये 10% इनका गेप है। और यही जो 10% आप लोगों को दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है कि इसके 20 मार्क्स कम आए। तो मुझे बताना 1% कितना हो जाएगा, 2। तो आपके पास टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई, तो आप क्या बोलेंगे, 200 मार्क्स इसका आंसर आ गया। बड़ा आसान सा था, बस आपको चीजें समझ आनी चाहिए। जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखे हैं वो अप्लाई करिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन में जो लिखी गई है उन बातों को समझने की कोशिश करो। और ये सारी चीजें आप समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं आते किसी भी एग्जाम में। ठीक है, बस आपको वहां पे कैलकुलेशन मिल जाएगा थोड़ा सा, उस कैलकुलेशन पे आप जा सकते हैं कि हाँ कैलकुलेशन है, तो वो तो थोड़ा बहुत होता ही है। ठीक है, तो आप चीजों को एक एक करके समझते जाए। कैलकुलेशन इजी कैसे करते हैं, या हम ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, कुछ हद तक हम क्वेश्चन ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आता, तो आप में अगर आपको थोड़ा बहुत, जैसे ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने, तो हम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कई बार हो जाता है भाई हाँ ये ऑप्शन है, ठीक है, तो वहां तक हम कर सकते हैं। लेकिन वो हम तब डिस्कस करेंगे जब मैं आपके साथ में पेपर डिस्कशन करूंगा, तो वहां पे बता दूंगा कि ऑप्शन से किस तरीके से क्वेश्चन, और वहां पे एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरी लगती है जिसमें डिविजिबिलिटी वगैरह आते हैं, वो उसी से वो क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व होते हैं। तो वो बातें हम बाद में करेंगे। अभी चलिए भाई, उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब ये देखना, एक और भी आप कॉन्सेप्ट देखना, ये मैंने वैसे बता रखा है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20%, यहां पे देखना, जरा थोड़ा ध्यान से समझना। ये तो लेंथ आ गई और ये ब्रेथ आ गई, ये दो चीजें इसमें दे रखी हैं, ये आ गया बिफोर और ये हो गया आफ्टर। ये मैंने आप लोगों को कल ऐसा कुछ बताया था कि एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले अगर लेंथ 5 थी तो आज कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और जो ब्रेथ है वो 25% डिक्रीज हो जाती है, यानी इसका मतलब होता है 1/4, यानी 4 से कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आप मुझे बताओ इसका एरिया में क्या चेंज आएगा। आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई 20, और यहाँ पे कितना आ गया 18, यानी कितना डिक्रीज हो गया भाई -2।
यानी आपके पास जो डिक्रीज आया है वो डिक्रीज परसेंट आपको निकालना है। आपको कैसे पता चले कि इंक्रीज है डिक्रीज? अगर ज्यादा होता तो हम इंक्रीज लिखते, कम हुआ तो हमने डिक्रीज लिखा। तो 2 डिक्रीज हो गया किस पर भाई? जो ओरिजिनल होता है उस पर 20 पर, और परसेंट में चाहे तो इंटू 100, यानी कितना आ गया जरा बताना? 10% इसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसी तरीके से मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्कल की रेडियस 20% कम हो जाती है, तो ये रेडियस है, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। 20% यानी 5 से कितनी हो गई? 6 इंक्रीज हो रही है, सॉरी। तो आपसे इसके एरिया और सरकमफेरेंस में, ये तो एरिया आ गया और ये सरकमफेरेंस आ गई। एरिया क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। इसका क्या होगा? पाई, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। आप देखेंगे रेशियो में तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, देखो कितना इंक्रीज हो गया, तो +11, यानी जो एरिया में इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज जो परसेंट है वो कितना हो गया भाई? 11/25 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा बताना जरा? 44%। यानी इसका एरिया 44% इंक्रीज हो जाएगा। ये एरिया की बात है। अगर सरकमफेरेंस की बात आती भाई, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर यानी 5 लिखा हुआ है, और ये कितना आएगा? 2 पाई, और आर यहाँ पे 6 है भाई, 5 से 6 हो गया, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया यहाँ पर। जैसे ही 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ ना, ये वाला पार्ट यहाँ वाला, तो आपको समझ आ गया होगा कि एरिया 5, ये जो सरकमफेरेंस है यानी परिधि जो होती है वो 5 से 6 हो गई, मतलब वही इंक्रीज हुआ है अभी 20% सरकमफेरेंस इंक्रीज हो जाएगी। आप लिख सकते हो इंक्रीज परसेंट 1/5 इंटू 100, यानी कितनी हो गई भाई? ये भी 20% इंक्रीज होगी। यानी रेडियस अगर इतने इंक्रीज हुए तो वो भी इंक्रीज इतनी होगी, लेकिन एरिया में देखो कितना फर्क पड़ गया, 44% ज्यादा हो गया, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मैंने स्क्वायर करना पड़ा। तो आप लोगों को ये चीजें समझने, जैसे मान लीजिए ये ऐसे लिखा होता, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 25%। ये देखना, ये बिफोर हो गया और ये आफ्टर हो गया, ठीक है? एक सेकंड, बिफोर मतलब पहले, जो पहले था ना वो, और आफ्टर मतलब बाद वाला, ये लिख रहा हूं मैं। तो इंक्रीज हाइट, इसकी हाइट की बात कर रहा है, और एक रेडियस की बात कर रहा है। तो हाइट 20% इंक्रीज हो रहा है, यानी 5 से 6 हो रहा है, और ये डिक्रीज हो रहा है 25%, यानी कितना हो गया अभी बताना? 25% यानी 4 से 3 हो गया। तो आपसे पूछा कि इसका वॉल्यूम, तो सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम पे आता हूँ, ठीक है? वॉल्यूम पे क्या डिफरेंस आएगा, वॉल्यूम में क्या आएगा और सरकमफेरेंस में क्या आएगा वो देखेंगे। तो आपको पता होगा कि जो सिलेंडर होता है, यहाँ पे सिलेंडर यानी बेलन जिसको बोलते हैं, कि एक बेलन की हाइट है वो इतनी इंक्रीज हो गई, ये वाली बात बोल रहा है। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखो तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाए, आप लिखना चाहो तो लिख लो पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है अभी देखना? 4। ध्यान से देखो आर यहाँ पे 4 है, तो आर अगर 4 है ना तो आपको 4 लिखनी है। पाई आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 इंटू, अब देखो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका वॉल्यूम होता है तो इंटू 5, रेशियो ये होता है पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया अभी? 9, और इंटू एच कितना है अभी? 6। ये इसका क्या बन गया अभी आप लोगों के सामने जो आया वॉल्यूम आ गया। अब कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और ये 8 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो आप देखेंगे तो कितना हो गया वॉल्यूम? पहले 40 था और अब कितना हो गया? 27, यानी डिक्रीज हो गया -30। तो आपका वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया? डिक्रीज 13 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, ये परसेंट क्या आ जाएगा आपका? डिक्रीज आ जाएगा। इसी तरीके से आप सी ए से निकालोगे, वो 2 पाई आर एच होता है, ठीक है? कर्व, जो क्या बोलते हैं, वक्र क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो सी ए से कैसे निकालेंगे भाई? सी ए से भी हम उसी तरीके से निकाल लेंगे। कैसे? बस उसमें क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, वहां पे आर और एच होगा, आर स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर था ना, तो वहां पे आर स्क्वायर नहीं होगा। बस आपको इन फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, बड़ा आसान था, ठीक है? तो चलिए भाई अब इस पर आइए। ये भाई इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो अभी मैं बताने लग रहा हूं ना, ये एक्चुअल में सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है? समुच्चय सिद्धांत जिसको बोलते हैं, अलजेब्रा का एक पार्ट है, मैंने आपको बताया भी था जब अलजेब्रा की मैंने चर्चा करी थी, जब मैं प्रोग्रेशन बता रहा था, तो मैंने बताया था कि उसका एक पार्ट होता है जिसमें सेट थ्योरी भी शामिल है। तो वहां पे जब मैं आप लोगों को सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये वाला जो चैप्टर है सेट थ्योरी। लेकिन फिलहाल इसमें जो परसेंटेज में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आसान आसान से, वो हम 2-4 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? बाकी हम बाद में डिस्कस करें। जिस तरह ये क्वेश्चन हैं ये थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन बाकी उसी के हैं, आसान आसान से क्वेश्चन। इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन हिंदी। देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम। ये हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहा है। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश, ये रहे भाई। नाम दे दीजिए, ये तो मान लीजिए है हिंदी और ये है आपके सामने इंग्लिश,
ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। अब समझना जरा, क्या बोला कि 60% हिंदी में पास हो गए, यानी ये जो हिंदी का पूरा जो सर्कल था ना यहाँ वाला, ये कितने अभी 60% है जो हिंदी में पास हो गए, और 45% है वो इंग्लिश में हो गए, यानी इंग्लिश में 45% हो गए ये वाला। अब आप ध्यान से देखो ना, तो ये बीच में कुछ एक कॉमन आ गए, यानी भाई आप मुझे बताओ क्लास में क्या ऐसे स्टूडेंट नहीं हो सकते जो हिंदी में भी पास हो जाए और इंग्लिश में भी पास हो जाए ना, सारे ऐसे थोड़े होते हैं जो एक ही सब्जेक्ट में पास हो। तो क्या बोल रहा है कि 25% पास इन बोथ, यानी यहाँ पे जो सर्कल आया ना इसमें 25% आ गए। तो आप मुझे बताओ कि दोनों में फेल कितने हो गए। अब समझना क्वेश्चन, मुझे एक बात तो, ये पूरा जो सर्कल था वो कितने का था भाई, वो था 60 का, 60%, और इस इतने से में कितने रह गए, तो आप बोलेंगे 25। तो बताना यहाँ पे कितने रह गए, तो हम बोलेंगे 65 में से 25 घटा दीजिए, तो कितने बच गए भाई 35%, और यहाँ पे कितने आ गए बताना 20%। और अब जो इसके बीच में नहीं आया ना, वो रह गए भाई बाहर, जो कि फेल हो गए, वो मैं मान लेता हूँ कितने x% जो बाहर हैं, जो फेल हो चुके हैं। अब मुझे बताओ, सारे के सारे विद्यार्थी मिलकर तो 100% ही होंगे भाई, सारे के सारे तो 100% ही है ना। जैसे मैं कहूँ कि क्लास है कोई, उसमें स्टूडेंट हैं, कितने भी स्टूडेंट हैं, उसका 60% हिंदी में पास हो गए, इसका मतलब 60% हिंदी में पास हो गए, यानी पूरी क्लास में तो 100% थे। तो यही कहना चाह रहा है कि सारे के सारे जो है ना वो मिलकर कितने होने चाहिए भाई, ये मिलकर 100% होने चाहिए। तो जोड़ लीजिए, ये तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा 60 है, उसमें 20 और ऐड कर दो, तो कितना बन गया 80%, और प्लस एक्स कितना आ गया अभी 100%, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20%, यानी 20% वो हैं जो क्या हो गए भाई, दोनों में फेल हो गए। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसी तरीके का क्वेश्चन मान लीजिए आसान सा एक और पूछूं मैं, कि 60% है, बस ये छोटी छोटी सी बातें आप समझोगे ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही है भाई, दो सब्जेक्ट है, कौन कौन से जरा बताना, हिंदी है और एक क्या है भाई इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट है। तो हिंदी में कितने पास हो रहे हैं 60%, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। इंग्लिश में 45%, तो 25% फेल इन बोथ, 25% दोनों में फेल हो जाते हैं, यानी ये जो बीच वाला है ना, इस बार पास वाला नहीं दिया, इस बार दोनों में फेल होने वाले दे दिए। तो कितने फेल हो रहे हैं भाई 25% इसके बाहर है, तो बीच में कितने ये पूछा है तो मैंने इसको एक्स मान लिया। तो मुझे बताना ये कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस एक्स, ये कितना हो गया 45 माइनस एक्स, मिलकर तो पूरे 100 होने चाहिए। तो इन दोनों को तो जैसे ही ऐड करेंगे ना, तो ये तो 60 आ गया, उसमें 45 माइनस एक्स और ऐड कर दो, तो 60 में जैसे ही मैंने 45 और माइनस एक्स ऐड किया तो कितना बन गया भाई 60 प्लस 45 माइनस एक्स और प्लस कितना हो गया 25 इक्वल टू कितना आ गया भाई 100 आपके पास में आ गया। तो अब जैसे ही आप एक्स को इधर लेके जाएंगे 100 इधर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 30% बराबर आ गया एक्स की वैल्यू, यानी यहाँ पे जो दोनों में पास होने वाले हैं वो कितने हैं भाई बताना 30%, इसका आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये तो आप लोगों को पता है कि बड़े आसान आसान से क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मैं अच्छे क्वेश्चन की बात करता हूँ कि अगर 3 डायग्राम, यहाँ पे 3 वेन डायग्राम होते तो हम क्या करते। अभी मैं इसको पूरा डिटेल में इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पूरी इसकी क्लास चलेगी, ठीक है, कम से कम 2-3 क्लास में आपका सेट थ्योरी कंप्लीट होगा, तो वो वहां की एक अलग बात है। अभी मैं आप लोगों को बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ। इन ए सिटी 3 डेली न्यूज़पेपर, मतलब एक कोई सिटी है उसमें 3 डेली के न्यूज़पेपर आते हैं ए बी सी, ठीक है, तो उसमें से कोई ए पढ़ता है, कोई बी पढ़ता है, कोई सी पढ़ता है, अपनी तरफ से कुछ भी पढ़े, आप 3 इसमें डायग्राम बना लो। मैं 3 डायग्राम बना लेता हूँ भाई इस तरीके से, ठीक है, ये एक हो गया और ये 2 और ये 3। मान लीजिए 3 इसमें डायग्राम है, तो उन्होंने क्या बोला कि इस 3 सिटीज हैं, एक सिटी है उसमें 3 न्यूज़पेपर आते हैं। अब वो 3 अलग अलग तरीके से आते हैं, कैसे आते हैं वो हम देख लेंगे आगे क्वेश्चन में, कि यहाँ पे 3 जो है न्यूज़पेपर है, एक तो ए है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये पूरा ए है, ठीक है, और ये पूरा बी है, और ये आपके पास पूरा सी है, यहाँ वाला जो है ये पूरा सी है, तो इसको लिख लीजिए कि ये पूरा क्या है भाई सी है। चलिए, और ये इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि अब आगे क्या बोल रहा है उस पर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 40% रीड है, 42% रीड है, यानी जो 42% है वो ए पढ़ते हैं। देखो इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया ना, तो वो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो वो आता है उसमें जो डीआई होता है ना, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है।
और टाइम लगता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके का क्वेश्चन उसमें कम से कम 2 से 3 या 4-5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो आप अगर एक बार सोल्व कर लोगे ना तो इसका टाइम आप ऐसे काउंट मत करना। आप ऐसे देखना कि आप यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे, आप यहाँ पे 5 क्वेश्चन एक साथ सोल्व कर रहे हो, तो उनका टाइम आप एक साथ काउंट करके चलिएगा, ये बात ध्यान में रखना। तो देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है। इसने बोला कि यहाँ पे ए है ना वो 42% है, वो ए पढ़ते हैं। चलिए भाई, और बी वाले कितने हैं जरा बताना। 51% रीड बी, 51% बी पढ़ते हैं। और सी वाले कितने, 68% रीड सी, 68% सी वाले पढ़ते हैं। और कह रहा है कि यहाँ पे रीड सी 30% रीड ए एंड बी। अब ध्यान से समझो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि 30% ए और बी पढ़ते हैं, सॉरी, तो ए और बी दोनों कॉमन कहाँ पे हैं भाई, ये रहे। ये कौन कौन से हैं, ए प्लस बी है, ठीक है। और ए प्लस बी दोनों कितने पढ़ रहे हैं जरा बताना, 28% ए प्लस बी पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखना जरा, 28% रीड बी प्लस सी, देखो ये रहा 28% है ना वो बी प्लस सी पढ़ते हैं। तो बी प्लस सी ये यहाँ पर आ गया, तो आप क्या बोलेंगे, बी प्लस सी है वो कौन से पढ़ते हैं भाई, 28%। बस आप यहाँ से डाटा लिखिए जो भी आपके सामने। चलिए ये क्या ले रहे हैं यहाँ पे कि ए एंड सी, इसका कितना दे रहा है 36%, ए और सी, ए प्लस सी कितना दिया हुआ बताना, ये दिया हुआ आपके सामने 36%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8% नोट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी 8% वो हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, यानी वो बाहर हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछे उस पर बाद में आते हैं, लेकिन इतना दे रखा है कि 8% जो है ना वो यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ते। ये क्वेश्चन ने दे रखा है कि 8% यहाँ से बाहर हैं, वो कुछ भी नहीं पढ़ते इनमें से, ठीक है। तो इसको एक अलग सर्कल में बना दीजिए बाहर की तरफ, 8% लास्ट में काम आएगा ये। अब आपको निकालने के लिए सबसे बीच में दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दे रखे हैं ना, इसको मैं मान लेता हूं कि ये कितना है भाई, x है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं कि जो बीच वाला है ना ये x है, यानी इस बीच में जो जहां पे तीनों कॉमन आ रहे हैं, तीनों कॉमन आ रहे हैं, उसको मैंने x मान लिया कि मान लीजिए यहाँ पे x लोग हैं। तो आप देखो ये जो यहाँ पर दोनों पढ़ने वाले थे ना a और c, ये a और c वाले हैं, तो इस इधर x हो गए, तो मुझे बताना है कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे 36 माइनस x हो गया। ये a और b वाले थे, ठीक है, जिसमें से ये इधर x हो गए, तो ये कितने हो गए भाई 28 माइनस x हो जाएंगे, सही कह रहा हूँ। और सेम इसी तरीके से इसमें देखना, इस वाले में आप देखेंगे ना तो ये x है, तो ये कितने हो गए 28 माइनस x हो गए। अब ध्यान से देखो इस वाले में बहुत आसान है, कुछ कहानी है ही नहीं इसमें, ये कितने आएंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें पूरे जो है ना ये वाला पूरा पूरा सर्कल है 51 का, तो 51 में से तीनों घटा दो, तो ये तो हमारे पास पता है कि ये कितना है भाई, ये तो हो गया 28 पूरा का पूरा, क्योंकि x माइनस एक्स और प्लस 28 हो गया। उसमें 28 माइनस एक्स, एक सेकंड, ये दोनों 28 ही है ना, ये दोनों ही 28 लिख दिए मैंने, उसमें भी 28 दिया हुआ है क्या, दोनों 28 और कितना दिया हुआ है 30, एक सेकंड थोड़ा सा मैंने शायद गलत लिख दिया इनको। किसको लिखा भी, ए प्लस बी कितना लिखा हुआ है यहाँ से 30% रीड ए प्लस बी, ये देखो 30% है यहाँ पे, ए प्लस बी की वैल्यू 30% थी भाई, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखना। हो सकता है कि दोनों भी 28 हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि ए प्लस बी है वो 30% है, तो आप 30% लिख लो। चलिए इसको मैंने 30% लिख लिया, 28 और बाद में 36, चलिए ये तो सही है, अब बाकी तो सही है, ये दो एक जैसे लिखे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ये 36, तो आप देखो ये 30 माइनस एक्स, अब यहाँ भी तो चेंज होगा ना भाई, ऐसे कैसे, यहाँ भी तो चेंज होगा, तो यहाँ भी चेंज करिए, तो कितना आएगा ये 30 माइनस एक्स आएगा। तो ये तो पूरा यहाँ वाला तो पूरा 30 बन गया। अब जैसे ये 30 बनाना, तो इसमें 28 माइनस एक्स और ऐड करिए, तो 30 और 28 कितना हो गया 58 और माइनस एक्स। अब 51 में से 58 माइनस एक्स घटेंगे तो एक्स प्लस का हो जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से ये 30 और इसमें 36 और ऐड करिए, तो 66 माइनस एक्स। 42 में से जब 66 घटाएंगे ना माइनस एक्स, 66 माइनस एक्स, तो पहली बात तो एक्स आ गया और माइनस। अब आप 66 में से 42 घटा दो, देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 66 में से जैसे ही मैंने 42 घटाया तो कितना आ गया भाई 4 और 2 24, यानी यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू निकल कर आई वो आ गई कितनी -24। और अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो भाई आप लोग देख लेना। यहाँ पे देखो, देखें ये तो पूरा कितना बनेगा 36 और ये 28 उसमें और ऐड कर लीजिए, तो 28 और 36 कितना हो गया भाई, यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 64। तो 64 और माइनस एक्स आप लोगों के पास में है, 64 माइनस एक्स, यानी 68 में से 64 माइनस एक्स घटाएंगे तो मुझे बताना कितना आ जाएगा भाई 64। ये देखो ध्यान से 64 आया, 64, इस बार आप 68 में से -64 माइनस एक्स घटा रहे हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे एक्स प्लस का और ये माइनस, तो कितना बन गया भाई 4 प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4 प्लस एक्स आ गई।
अब हमें पता है कि ये सारे के सारे जितना भी ये पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा मिलकर कितना बनना है भाई 100%। तो आप एक को उठा लीजिए, ये वाला एक उठा लीजिए, तो इसको अगर पूरे को ऐड करेंगे ना तो ये पूरा तो कितना है भाई 42% आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है। आप इनको जोड़ेंगे ना तो भी देखो प्लस माइनस ये सारे के सारे कैंसिल होके कितने बन जाएंगे 42। लेकिन हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये पूरा का पूरा कितना है 42, तो मैंने ऐड कर दिया भाई 42 प्लस। अब ये बचे एक, तो ये बचा एक, ये बचा एक, ये बचा, ये तीन ही हमें जोड़ने हैं, तो तीनों को जोड़ लीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अक्स से तो अक्स कैंसिल हो गया, क्योंकि इनको ही जोड़ लो पहले, तो अक्स से तो अक्स कैंसिल हो गया, तो बचा कितना भाई प्लस माइनस, और ये 7 तो 21 21, और प्लस कितना हो गया 4 प्लस अक्स और 8 दो, तो प्लस सॉरी बाहर 8 भी तो था ना, अरे भाई बाहर वाला भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। देखो दिखा सबसे पहले कहा था ना कि ये कुछ भी नहीं पढ़ते, तो ये भी तो ऐड करना पड़ेगा, और टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ से जो अक्स की वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई भाई, तो आप इनको जैसे ही लिखाओगे तो कितना आएगा भाई 42, और ये कितना आ गया 63, और बाद में कितना उसमें 12 और ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 5 और 75, यानी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 25। तो जैसे ही एक्स की वैल्यू 25 आई ना, अब आपको जो पूछे वो बता देना। क्या पूछा था कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब ऐसे कितने लोग हैं पर्सन हु रीड ऑल द थ्री, तो तीनों पढ़ते हैं, तो तीनों पढ़ने वाले यानी जहां पे तीनों कॉमन आते हैं, जहां पे तीनों कॉमन आते हैं, तो तीनों कॉमन कहां पे आ रहे हैं भाई, ये रहा, ये देखो यहां पर तीनों कॉमन आ रहे हैं, तो वो कितने हैं भाई, वो है एक्स, तो एक्स की जगह पे कितना लिख दीजिए आप लोग 25, यहाँ पे 25 है जो तीनों पढ़ते हैं। आपका आंसर कितना आ गया पहले का 25 आपके सामने आंसर है, हम निकाल रहे हैं। व्हाट इज द परसेंट हु रीड ओनली टू, वो कितने परसेंट है जो सिर्फ दो पढ़ते हैं, सिर्फ दो, तीसरा नहीं सिर्फ दो। तो आप क्या देखेंगे कि दो पढ़ने वाले कितने हैं भाई, देखो दो, ओनली टू वाले देखो, देखें आप देखेंगे ना तो ये जो है ना ये पूरा का पूरा सर्कल, ये यहाँ पे ये टू वालों का है, यानी यहाँ पे दो पढ़ते हैं, लेकिन ओनली टू नहीं पढ़ते, हो सकता है कि तीनों भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट बना है ना यहाँ पर ये वाला ये सिर्फ दो पढ़ते हैं, ये तीसरा नहीं पढ़ते, सिर्फ दो पढ़ते हैं। और सेम इसी तरीके से ये भी सिर्फ दो पढ़ते हैं, ये वाले देखो ये भी दो ही पढ़ते हैं, और ये भी कितना पढ़ते हैं भाई, दो ही पढ़ते हैं, तो लिख दीजिए भाई वैल्यू। तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट कितना आएगा, तो इसकी जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ बताना, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे, इन तीनों की जगह पे अगर मैं चाहूँ तो आप यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हो कि ये एक्स की वैल्यू 25, तो यहाँ पे आ गया 5%, और यहाँ पे कितना आ गया भाई 25 यानी 11, यहाँ पे 25 यानी 3। तो ओनली टू वाले कितने हैं भाई बताना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ओनली टू वालों का 11 और 8 कितना हो गया भाई, ये आ गया 19, यानी ये 19% वो है जो सिर्फ दो पढ़ते हैं। आई मेरी बात समझ। इसी तरीके से क्या है कि व्हाट इज द परसेंट हु रीड ओनली वन, वो कितने जो केवल एक पढ़ते हैं, दो भी नहीं तीन भी नहीं सिर्फ एक, तो सिर्फ एक वाले देखो ये रह गए, और आप इसको आराम से निकाल सकते हो, मेरे ख्याल से कोई कहानी नहीं है, सिर्फ एक वाले ये रहे, ये देखो ये बच गए, ठीक है। इसी तरीके से तीनों में बचे हुए हैं, तो आप ओनली वन यानी जो केवल एक पढ़ते हैं, तो आप यहां से x की वैल्यू रखना 25 और आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे 25 रखेंगे आपका आंसर, यहाँ पे x की वैल्यू 25 रखूंगा तो ये तो आ गया 1, और यहाँ पे 25 रखूंगा तो उसमें से 7 जैसे मैंने माइनस कर दिया, तो बताना जरा कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 18, और ये कितना आ गया 25 प्लस यानी कितना आ गया 29, तो 29 30 और 18 कितना हो गया अभी 48, यानी ये कितने आ गए भी 48, ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो आप बता सकते हैं। Who read only A, जो केवल ए पढ़ते हैं, केवल ए पढ़ने वाला तो अकेला है, तो वो कौन सा है अभी, वो ए ही पढ़ता है, ये वाला सिर्फ एक है केवल ए पढ़ने वाला। केवल बी वाले 18 है, जो भी आपसे पूछे आप वो आंसर बता सकते हैं, इसका सिर्फ आपको ये वेन डायग्राम सोल्व करना आना चाहिए। तो अब ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है भाई, ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसको आप खुद सोल्व करना। जो 12 नंबर का क्वेश्चन है इसको आप खुद सोल्व करना, आप आराम से इसका आंसर बता सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बस आपको इसका थोड़ा सा लैंग्वेज समझ आना चाहिए। जैसे ही लैंग्वेज समझ आता है, आप वेन डायग्राम अच्छे से बना पाते हो, तो आप क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भाई आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सीखते जाइए परसेंटेज के, फिर आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से सीखो। जैसे जैसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आपकी सारी बातें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। और एक मैंने क्वेश्चन दिया था ये वाला, इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भाई कितना आंसर आता है, आप खुद से सोल्व करके, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, इसको आप घर पे सोल्व करना है, इसमें 2 क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। कमेंट में लिख देना 12 नंबर और उसके ए और बी 2 पार्ट लिख लेना, ये वाला ए लिख लेना और ये एक बी लिख लेना, उसका लिखकर आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।